हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति शासन कैसे लगाता, वित्तीय आपातकाल लगाने के क्या प्रोविजन संविधान में दिए गए। तो इन सब चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, आपातकाल, राष्ट्रपति की आपातकाल की शक्तियां, इसे 3 भागों में डिवाइड करा गया। देखो, 3 तरीके से राष्ट्रपति अपने इसका यूज करता है आपातकाल की शक्तियों का। एक तो आर्टिकल है 352, एक है 356 और एक है 360। 352 के तहत वो राष्ट्रीय इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता, आपातकाल। और आर्टिकल 356 के तहत वो लगा सकता है राष्ट्रपति शासन, जिसे संवैधानिक आपात भी बोलते हैं या राज्य आपात के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रपति शासन। और इसे बोलते हैं वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये तुम समझो, आर्टिकल 352, 356, 360, सिर्फ 4 का इसमें अंतर है, कंफ्यूज मत होइए। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता कि राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो 352। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है, 356। और वित्तीय आपात किस आर्टिकल के तहत लगता है, 360। ये दोनों देखो, ये जर्मनी से लिया गया, ये भी जर्मनी से, और ये लिया गया यूएसए से। कहां से? यूएसए से। याद रखना, कहां से? यूएसए। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल हमने कहां से लिया? जर्मनी से। राष्ट्रपति शासन भी जर्मनी से लिया और यूएसए से लिया हमने वित्तीय आपात। अब इन्हें डिटेल में जानने के लिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों 3 आधार पर लग सकता है हमारे देश में। 3 कंडीशन अगर बन जाए तो हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। कौन लगाता? राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति की आपातकाल की शक्ति के बारे में जान रहे तो राष्ट्रपति लगाएगा। पहली कंडीशन क्या है? हमारा किसी देश के साथ युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण, कोई बाहरी देश, कोई दूसरा देश, मान लो चीन हम पर आक्रमण कर दे, तो हमारे देश में क्या लग सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता। तीसरा है सशस्त्र विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह अगर हमारे देश में हो जाता तो भी हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता। एक कंडीशन और यहाँ पे समझो कि हमारा जो पूरा देश है ना, पूरे देश में ये राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में भी लग सकता और देश के किसी हिस्से में नहीं लग सकता। मान लो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है हमारा, वहां पे कुछ प्रॉब्लम चल रही, कुछ मतलब सशस्त्र विद्रोह हो गया, या मान लो उधर अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में चीन ने आक्रमण कर दिया, तो हमें जरूरी नहीं हम केरल में राष्ट्रीय आपातकाल लगाए, यानी कि जरूरी नहीं कि हम पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाए। केवल जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है हमारा, हम इधर लगा सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि पूरे देश में लगाएगा, जहां जरूरत है वहां इसका यूज कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये होगी, यही पूछा जाता कि पूरे देश में लगा सकते हैं या देश के किसी हिस्से में, तो देश के किसी हिस्से में लगा सकते हैं, पूरे देश में लगा सकते हैं। कौन लगाता है? राष्ट्रपति। 3 आधार हो गए, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। हालांकि 44वें संविधान संशोधन से पहले देखो क्या था, संविधान के अंदर एक शब्द था आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह, ये जो तुम देख रहे हो ना आज, ये सशस्त्र विद्रोह, इससे पहले संविधान के अंदर इसके स्थान पर आंतरिक विद्रोह हुआ करता था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक विद्रोह शब्द को हटा के संविधान में सशस्त्र विद्रोह लिख दिया। ठीक है, समझ गए? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां। आंतरिक विद्रोह को हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। आंतरिक विद्रोह नहीं, आंतरिक अशांति, सॉरी माय मिस्टेक, आंतरिक अशांति। संविधान के अंदर क्या था? आंतरिक अशांति था, इसके स्थान पर क्या लगा दिया गया? सशस्त्र विद्रोह लगा दिया गया। और 44वें संशोधन 1978 के द्वारा ऐसा करा गया। आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह क्यों हटाया गया, अभी आगे देखेंगे। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा किन आधार पर हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है ना। ये भी समझ में आ गया कौन लगाता। अब तक 3 बार लग चुका। कब तक लगा? 1962 में, 1971 में और 1975 में। अब तक ये 3 कंडीशन ऐसी बनी हमारे देश में जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, नेशनल इमरजेंसी लगी। 1962 में क्यों लगी थी? चीन के साथ युद्ध चल रहा था। 1971 में हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था पाकिस्तान से। और 1975 में क्यों लगा था? इंदिरा गांधी जी को अपनी सीट बचानी थी, प्रधानमंत्री की कुर्सी बचानी थी। इस वजह से आंतरिक अशांति वर्ड का यूज करके हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। दोस्तों, मैंने अभी तुम्हें बताया कि हमारे देश में राष्ट्रपति लगाते राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। तो दोस्तों, अभी मैं तुम्हें बता दूं, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं नाम मात्र के राजा है वो, है ना,
वो सलाह पर किसी काम करते हैं? प्रधानमंत्री के। अगर संविधान का तुम आर्टिकल 74 पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करेगा। आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करेगा और उस मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। यानी कि मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री जी से, मतलब मान लो जैसे समझ लो राष्ट्रीय आपातकाल लगना, तो मंत्रिमंडल क्या करेगा? प्रधानमंत्री से कहेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहेंगे। तो ये समझ लो उनकी सलाह पे चल रहा है। राष्ट्रपति केवल कहते हैं ना अगर ये कर दो तो राष्ट्रपति कर देते हैं, बस इतना है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए क्या क्या प्रोविजन है, यानी कि कैसे लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, इसे देख लेते हैं। मान लो कल को हमारे देश पर चीन ने आक्रमण कर दिया, तो किस कैटेगरी में आएगा? बाहरी आक्रमण, है ना। या हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, कोई सी भी कंडीशन बन सकती है। इस कंडीशन में क्या होगा? मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री से कहेगा कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को बोलो कि हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगा दे, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल लगा दे, नेशनल इमरजेंसी लगा दे। प्रधानमंत्री जी गए राष्ट्रपति के पास, उन्होंने कहा उनसे कि देखो आक्रमण हो गया, कंडीशन खराब है, मंत्रिमंडल की भी सलाह यही है कि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगना चाहिए। तो देखो मंत्रिमंडल, उसके बाद प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री ने किससे कहा? प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट बोला मैं नहीं मानने का, पहले ये बात नहीं तुम लिख कर दो, है ना। हमारे देश के राष्ट्रपति ने क्या बोला कि ये बात तुम मुझे लिख कर दो, तुम कह रहे हो ना आपातकाल लगाना, ये बात तुम मुझे लिखित में दो, ऐसे नहीं मानने का मैं। तो प्रेसिडेंट, अगर प्रधानमंत्री ये बात लिखित में देते हैं तो ये क्या हो सकता है? हमारे देश में आपातकाल लग सकता। क्या लग सकता है? हमारे देश में आपातकाल लग सकता है। लेकिन ये बात समझ लो कि इसके लिए लिखित रिपोर्ट, यानी कि लिखित रिपोर्ट अनिवार्य है। अगर लिखित नहीं है तो राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी घोषित नहीं करने वाला, चाहे प्रधानमंत्री कितना भी कहे, है ना। लेकिन 1975 में यह हुआ था, जब हमारे देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा दिया था। उस समय हुआ ये कि हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। मैंने क्या बोला? मंत्रिमंडल कहेगा प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री कहेंगे राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति लिखित में मांगेंगे वो रिपोर्ट, तब जाके आपातकाल लगेगा, है ना। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या करा? इंदिरा गांधी जी ने इस मंत्रिमंडल को बाईपास कर दिया, सीधा जाकर राष्ट्रपति जी को बोला कि भाई साहब हमारे देश में आंतरिक अशांति हो गई, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, हमारे देश में विद्रोह हो गए, लोग हथियार लेकर सड़कों पर चलने लगे, इस वजह से हमारे देश में क्या लगा दो, तुम नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दो। प्रेसिडेंट ने कहा बिल्कुल ठीक बात, तुम लिखित में दे रहे हो मुझे, मेरी तो लिखित में चाहिए, मेरी क्या गलती, तुमने लिखित में दी, मुझे ये थोड़ा ना पता तुम मंत्रिमंडल डिस्कस करके आए हुए नहीं। लेकिन इन्होंने क्या करा था? इंदिरा गांधी जी ने मंत्रिमंडल से सलाह लिए बगैर ही राष्ट्रपति के पास पहुंच गई थी, लिखित में रिपोर्ट दी, प्रेसिडेंट ने लगा दी, प्रेसिडेंट ने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। इन बेचारे मंत्रिमंडल को तो जाकर अगले दिन पता चला था कि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी सुबह को। तो ये थी कंडीशन हमारे देश में आंतरिक अशांति के आधार पर जब लगा था राष्ट्रीय आपातकाल। तो अब ये तुम्हें बात समझ में आ गई होगी कि रिपोर्ट कैसी चाहिए? लिखित। कैसी है? कैसी रिपोर्ट चाहिए हमें इसके लिए? लिखित। अगर लिखित रिपोर्ट नहीं है तो क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगने का। और एक कंडीशन और समझो, अब मान लो राष्ट्रपति ने क्या करा? आपातकाल की घोषणा कर दी, है ना, नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है हमारे देश में, ये समझ लो। कंडीशन ये हो गई कि नेशनल इमरजेंसी लग गई, तो ये 30 दिन तक लागू रहेगी, केवल 30 दिन के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन कराना जरूरी है। अनुमोदन मतलब संसद के दोनों सदनों से पास कराना जरूरी है 30 दिन के अंदर अंदर। अगर 30 दिन के अंदर ये संसद से दोनों सदनों से पास नहीं होता, मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा करी, नेशनल मतलब इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी लगने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर ये संसद के दोनों सदनों से पास नहीं होने की तो इमरजेंसी हमारे देश से हट जाएगी। तो ये तुम समझ लेना, केवल 30 दिन तक रहेगा अगर राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाते तो। इसके बाद अगर उसे मान लो हमारे देश में ये समझो ना कि युद्ध चल रहा हमारा चीन और पाकिस्तान दोनों से, इस कंडीशन में क्या होगा? देखो अगर मान लो युद्ध क्या है 1 महीने के अंदर खत्म हो गया, सारा मसले निबट गए, फिर तो संसद से पास कराने की जरूरत नहीं, बात ही खत्म हो गई। लेकिन क्या हुआ? वो युद्ध जो है खिंचता चला गया, जैसा भी तुम देख रहे हो ना यूक्रेन और रशिया का युद्ध, वे उनका युद्ध खिंचता चला जा रहा है। उन्होंने सोचा भी नहीं होने का कि 1 साल से ऊपर ये युद्ध चलेगा, अब 1 साल से ज्यादा हो गया है ना। तो अगर इस ऐसी हमारे देश में कंडीशन बनती तो क्या होगा? 30 दिन के अंदर अंदर ये देखो संसद से पास होना होगा, और अगर कितने दिन के लिए फिर मान्य हो जाएगा? 6 माह के लिए। अगर मान लो 30 दिन के अंदर अंदर संसद से पास हो गया तो इमरजेंसी कितने टाइम तक रहेगी? 6 माह तक। 2 महीने में ही अगर ये युद्ध खत्म हो गया
तो फिर जरूरत नहीं है इमरजेंसी लगाने की, दो फिर ये बीच में खत्म हो जाती है, संसद बोलती है उनसे हट जाती है इमरजेंसी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर 6 माह यहां से पास कराया, 30 दिन के अंदर अंदर पास करा दिया संसद से, तो इमरजेंसी कितने टाइम के लिए बढ़ गई, 6 माह के लिए। अब 6 माह यानी कि 6 महीने बाद फिर देखा हमने, फिर देखा फिर युद्ध चल रहा है अभी तो चीन के साथ, खत्म ही नहीं हुआ, तो फिर कितने टाइम के लिए बढ़ जाएगी, संसद से पास कराओ 6 महीने के लिए फिर बढ़वा लो। फिर हमने देखा 6 महीने बाद कि यार अभी तो युद्ध चल रहा है, अभी तो निपटा ही नहीं, तो फिर 6 महीने बाद बढ़ा लो, 6 महीने के लिए बढ़ा लो। एक बार अगर इमरजेंसी लग गई और संसद से पास होगी तो 6 महीने तक मान्य हो गई। अगले अगर ऐसा और आगे बढ़ाना तो फिर 6 महीने बाद फिर संसद से पास करा लो, फिर आगे बढ़ाना 6 महीने बाद फिर संसद से पास करा लो। इस तरीके से तुम बढ़ा बढ़ा के इसे कितने भी टाइम तक हमारे देश में इमरजेंसी लगा सकते हो। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये लगती कैसे है और कितने दिन तक मान्य है। देखो इसके लिए जब संसद के अंदर जाएगी तो इसके लिए लगभग 2/3 यानी कि विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। यानी कि मान लो राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी घोषणा हो गई और लोकसभा राज्यसभा से इसे पास कराना, संसद से इसे पास कराना, तो संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होनी जरूरी है। विशेष बहुमत क्या होता है, 2/3 यानी कुल मेंबर के लगभग 66% सदस्य अगर इस इमरजेंसी के पक्ष में वोट डालते, जैसे मान लो लोकसभा में है, लोकसभा के कुल सदस्य में से अगर 2/3 यानी कि 66% सदस्य क्या करते हैं, इसके पक्ष में वोट डालते हैं इमरजेंसी के, है ना, कि हाँ भाई हमारे देश में कंडीशन ऐसी बन गई, अब हमें इमरजेंसी लगानी ही पड़ेगी, ऐसी हालत आ चुकी, तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे देश में आपातकाल लग जाएगा। लेकिन ये याद रखना, जब हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाते, नेशनल इमरजेंसी लगाते, तो हमें जरूरत पड़ती विशेष बहुमत की। किसकी, विशेष बहुमत की। याद रखना 2/3 मेजोरिटी चाहिए। जब हमारे देश में आपातकाल लगता तो इसके क्या प्रभाव होते, तो आर्टिकल देखो, ये बाय वन गेट वन वाला फंडा तुमने सुना ना, वही है ये। इसमें अगर आर्टिकल 352 अगर लागू हो गया हमारे देश में या देश के किसी हिस्से में, तो उसी हिस्से में या पूरे देश में आर्टिकल 358 भी लागू हो जाएगा अपने आप। अब 358 क्या है, 358 आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 पढ़ा ना तुमने, क्या है, अगर तुम संविधान के पार्ट 3 में जाओगे तो उसमें क्या है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए हुए, है ना, आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है हमारे। और देखो इनमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 19, जो हमें किस चीज की आजादी देता, हमें बोलने की आजादी देता, हमें सम्मेलन करने की आजादी देता, हमें संगठन बनाने की आजादी देता, हमें भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता देता, भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता देता, भारत में कहीं भी व्यापार को, भारत में कोई सा भी व्यापार करने की आजादी तुम्हें देता, है ना, कहीं भी जाकर भारत में व्यापार कर सकते हो। तुम अभी कहाँ गए, दिल्ली घूम का है, ये क्या है, तुम्हारी घूमने की आजादी है, आर्टिकल 19 में आ गई। तुमने जाकर कभी अभी एक सम्मेलन कर लिया, यानी कि कोई संगठन बना लिया, है ना, कोई संगठन तुमने बनाया, तो ये क्या है, ये भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत आएगा। तुमने कोई व्यापार शुरू करा, अभी कपड़ों का व्यापार शुरू करा, आर्टिकल 19 के तहत आएगा। भारत में अभी तुम कहाँ थे, उत्तर प्रदेश में थे, जाकर तुम हरिद्वार यानी उत्तराखंड में जाकर बस गए, या तुम केरल में जाकर बस गए, तो ये क्या है, आर्टिकल 19 के तहत तुम्हें आजादी मिली हुई। अगर आर्टिकल, और जो मैं बोल रहा हूं या तुम भी जो बोल रहे हो, ये भी आजादी मिली हुई है आर्टिकल 19 के तहत। जैसे ही आर्टिकल 352 लागू हुआ, 358 अपने आप लागू होगा, और 358 जैसे ही लागू होगा, ये तुम्हारी जितनी मैंने तुम्हें आजादी बताई ना, बोलने की आजादी, सम्मेलन करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, घूमने की आजादी, भारत में कहीं भी बस जाने की आजादी, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये सारे के सारे खत्म, सारे ही खत्म। जैसे ही आर्टिकल 352 लागू, 358 के तहत आर्टिकल 19 के सारे ही प्रोविजन खत्म। जैसे ही 352 लागू होता, 359 को राष्ट्रपति लागू कर देते। 359 क्या बोलता, मैंने बताया 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, तो सारे के 19 वाला तो ये अभी हो गया, आर्टिकल 19 तो 358 के तहत खत्म हो गया। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर तुम्हें सारे के सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, अधिकार खत्म हो जाएंगे आर्टिकल 359 के तहत। यानी कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, देखो इसमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं पड़ रही। जैसे 358 लागू, 352 लागू हुआ, 358 उसके साथ आ गया, और 358 के साथ आया तो आर्टिकल 19 अपना आप ही खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही 352 लागू हुआ, एक आर्टिकल और राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं हम 359। 359 क्या बोलता, यानी कि 359 में क्या प्रोविजन है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, दो सिद्धि से संरक्षण और जीवन जीने की स्वतंत्रता को छोड़कर बाकी जितने हमारे मौलिक अधिकार हैं, जितने हमारे फंडामेंटल राइट है, सबको खत्म कर देगा राष्ट्रपति।
किसके तहत? आर्टिकल 359 के तहत। तुम बता, जो हमारे देश में ये 1975 में लगाई गई थी इमरजेंसी, तो घर घर में जाकर नसबंदी कराई जा रही थी, है ना। घर घर में घुस कर लोग क्या कर रहे थे? नसबंदी कर रहे थे। और उन्हें क्या था? अपनी एक तरीके से घूमने फिरने की उनकी आजादी खत्म, कोर्ट में जा ही नहीं सकते क्योंकि इमरजेंसी लगी पड़ी। तो इस तरीके से तुम इसे समझ सकते हो दोस्तों। अगर इसे तुम कोरिलेट करना चाहते हो तो अभी जो लॉकडाउन लगा था उससे तुम कोरिलेट करके देख सकते हो क्या हुआ था। हमारी सारी आजादी खत्म हो गई थी। हालांकि वो पैंडेमिक एक्ट के तहत हमारे देश में हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई थी, ना कि नेशनल इमरजेंसी। उसमें तुमने देखा कुछ घूमने फिरने की भी आजादी थी। लेकिन अभी तुम यहाँ समझो कि इस तरीके की कंडीशन बन जाती जब हमारे देश में आपातकाल लगता, लोग सड़कों पे नहीं आ सकते। अगर सड़कों पे आते तो पुलिस उन्हें क्या करती? पकड़ कर निपटा देती। पूरा का पूरा एरिया जहां पर इमरजेंसी लगी वो फोर्स के अंडर में आ जाता, है ना। तो इसे तरीके तुम समझ सकते हो। इतना समझ लो कि तुम्हारे सारे के सारे जो अधिकार है वो सारे निमट जाते। तुम ये समझ लो एक लोकतांत्रिक देश में नहीं रह रहे। ये ऐसी कंडीशन बन जाती, तुम्हारी बोलने की, घूमने फिरने की सारी आजादी तुम्हारी खत्म हो जाती राष्ट्रीय आपातकाल के समय। तो दुआ करो बस आर्टिकल 352 ना लागू हो, वरना तो सारे हमारे जो फंडामेंटल राइट है वे खत्म हो जाते हैं। देखो आर्टिकल 21 का है, क्वेश्चन मुझे आता कि क्या आर्टिकल 21 का राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लागू रहता है या इसे कभी खत्म कर दिया जाता? तो तुम मुझे बताओ। आर्टिकल 21 को छोड़कर बताया ना मैंने, केवल 20 और 21 को। 21 कै की तो बात नहीं करी। 21 कै में क्या था? 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ये समझ लो। तो देखो क्या स्कूल खुलेंगे? जब ऐसे हमारे देश में जब लॉकडाउन लगा था उस कंडीशन में क्या स्कूल खुले थे? नहीं खुले थे ना। देखो ऐसा होता क्यों है? मान लो तुम क्या कर रहे हो? आर्टिकल 19 के तहत तुम सम्मेलन कर रहे हो, कहीं पे बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हो, है ना। कोई धरना प्रदर्शन चौराहे पे बैठकर तुम कर रहे हो, और उधर देखो यहाँ तुम कर रहे हो धरना प्रदर्शन, यहाँ पर चल रहा है भारत चीन का युद्ध, और यहाँ पे तुम बैठकर अपना नारे लगा रहे हो सरकार के खिलाफ। इधर से सेना के वाहन जा रहे हैं, उन्हें वहां तक पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही। पता चल रहा है यहाँ पे तो युद्ध वाली कंडीशन बनी हुई, हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, और यहाँ बैठकर हमारे कर्नल साहब यहाँ इन लोगों को हॉर्न बजा रहे हैं कि भाई साहब हट जाओ, मुझे वहां जाकर चीन से निपटना। तो ऐसी कंडीशन ना बने, इस वजह से आर्टिकल 19 को खत्म कर दिया जाता। और अगर इस कंडीशन में तुम बैठ कर यहाँ आंदोलन करोगे ना 19 खत्म होने के बाद, तो सेना कर्नल, ये सेना के जवान आएंगे, तुम्हें निपटा देंगे अच्छे से। तो ये सारे के सारे आर्टिकल खत्म हो जाते हैं। तो ये बस तुम याद रखना दोस्तों। बात करते हैं हम राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन देखो दो प्रकार से लगता है, एक तो आर्टिकल 356 के तहत और एक लगता है 365 के तहत। दो तरीके से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। देखो कंडीशन क्या होती, कब लगता है हमारे देश में राष्ट्रपति शासन? तो पहले 356 के तहत देखते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही, संविधान के अंदर जो चीज मेंशन है उसके हिसाब से काम नहीं कर रही, तो क्या होता? राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? आर्टिकल 356 का यूज करके वहां की सरकार की, वहां की जो विधानसभा और विधान परिषद को भंग कर देते। और राष्ट्रपति क्या करता है? अगर वहां किसी राज्य में अगर सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही तो वहां पर अपना राष्ट्रपति शासन लगा सकता, और वो सारी पावर फिर गवर्नर को दे देता। यानी गवर्नर राष्ट्रपति के अंडर में रहकर काम करता है, राष्ट्रपति के दिशा निर्देश पे। और आर्टिकल 365 देखो मैंने बताई किसके तहत? 356 के तहत। संविधान के अनुरूप जब सरकार काम नहीं करती तो क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई आर्टिकल 356 की बात। अब हम बात करते हैं 365 की। इसमें क्या होता है? मान लो सरकार ने कोई कानून बनाया, मान लो जीएसटी, हमारे देश में जीएसटी लागू करी गई 1 जुलाई 2017 को। मान लो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वो ये बोल रहा कि मैं इस जीएसटी को अपने राज्य में लागू नहीं करूंगा, तो केंद्र सरकार किससे बोलेगी? राष्ट्रपति से, किसे या तो समझा लो वरना यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दो, ये बहुत ज्यादा उछल रहा है, इसे निपटाना पड़ेगा। तो क्या अगर मान लो पश्चिम बंगाल नहीं मानता फिर भी, तो आर्टिकल 365 का यूज करके यहाँ पे क्या लग सकता? राष्ट्रपति शासन लग सकता। एक तो 356 का जिस संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही तो लगेगा हमारे देश में राष्ट्रपति शासन। एक जब वो केंद्र सरकार के बनाए हुए नियम कायदे को लागू नहीं करती तो लग सकता राष्ट्रपति शासन। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो देखो अगर मान लो राष्ट्रपति शासन लग गया तो इसे कितने दिन के अंदर संसद से पास कराना होगा? 2 माह के अंदर 2 माह के अंदर। कितने? 2 माह के अंदर ही संसद से पास कराना होगा। अभी मैं तुम्हें फिर से बता दूं, एक बात यहाँ पर याद रख लो, अपने दिमाग में अभी से डाल लो कि राष्ट्रपति खुद कुछ नहीं कर रहे, बैकग्राउंड में कौन काम कर रहा?
प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल समझ लो, मंत्रिमंडल बैकग्राउंड में काम कर रहा है, उसके आधार पे ही मान लो अगर वेस्ट बंगाल में अगर कल को जाकर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राष्ट्रपति नहीं लगाया, वो बैकग्राउंड में कौन काम कर रहा, केंद्र की सरकार, है ना। कौन काम कर रहा है, केंद्र की सरकार। जो केंद्र की सरकार कह रही है वही राष्ट्रपति जी कर रहे हैं हमारे, वे बाकी और कुछ नहीं कर रहे। मान लो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तो इसे संसद से 2 माह के अंदर अंदर क्या कराना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा, यानी कि उसका अनुमोदन करना पड़ेगा। लोकसभा राज्यसभा से अनुमोदन बताया था ना, भी पास कराना पड़ेगा। और इसके बाद ये इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी, लगभग 51%। अगर उसके पक्ष में वोट डालते तो वो पास माना जाएगा 51%। और इसमें कितना बताया था मैंने, 66%। कंपेयर करते रहे ना, इसमें 66% है, इसमें 51%। ये साधारण बहुमत, ये विशेष बहुमत, ये कितने माह तक लागू रह सकता, अगर मान लो किसी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया, है ना, और ये राष्ट्रपति शासन लगा तो ये 6, अगर संसद से पास हो जाता है तो 6 माह तक लागू रहेगा। 6 माह के बाद फिर ये अगर इसे आगे को बढ़ाना राष्ट्रपति के शासन को, फिर से 6 माह के लिए बढ़ा सकते हो, फिर आगे को बढ़ाना तो फिर से 6 माह के लिए बढ़ा सकते हो। 6 माह तक, 6 माह बढ़ा के तुम, यानी कि हर 6 महीने बाद से तुम पास करा के संसद से केवल 3 साल तक लगा सकते हो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में। समझ गए? नहीं समझे फिर से देख लो। अगर मान लो यहां से किसी उत्तर प्रदेश में, मैंने एग्जांपल दिया, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता, 6 माह के अंदर अंदर उसे पास कराया जाता, सॉरी, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाता तो 2 माह के अंदर अंदर पास कराया जाएगा। कितने माह तक लागू रहेगा ये, 6 महीने तक। 6 महीने के बाद मान लो फिर से राष्ट्रपति शासन उस राज्य में बढ़ाना, फिर संसद से पास कराओ, फिर 6 महीने के लिए बढ़ा लो, फिर 6 महीने के लिए पास करा के फिर 6, इस तरीके से तुम 3 साल तक बढ़ा सकते हो। यानी कि 3 साल तक ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो। 3 साल के बाद वहां इलेक्शन कराने होंगे फिर से। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा राष्ट्रपति शासन में क्या होता। लेकिन मैंने यहाँ क्या बताया था तुम्हें, 6 माह करके तुम इसे अनंत काल तक, इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ा सकते हैं। देखो, इस अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका जो नॉर्मल नागरिक है, जैसा आम नॉर्मल सिटीजन है उस राज्य के, जैसे हम तुम है, तो इनमें क्या हम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इसका, है ना। सारी चीजें बस ये रहेगा कि राष्ट्रपति के अंडर में आ जाती है उस राज्य की सारी चीजें। इनडायरेक्ट बोल लूं तो केंद्र की सरकार के अंतर्गत आ जाती, वही फिर नियम कायदे बनाती है। अगर उस राज्य के लिए कोई कानून बनना है तो केंद्र की सरकार फिर कानून बनाएगी, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। आर्टिकल 356 को B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा क्या बोला गया था, इसे मृत पत्र, एक तरीके से मृत पत्र के नाम से बोला गया था कि ये आर्टिकल 356 का यूज कभी कभी होगा, वैसे इसका यूज नहीं होने वाला। डेड सर्टिफिकेट, डेड लेटर की तरीके से पड़ा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं वित्तीय आपात के बारे में। 360 के तहत लगाया जाता है हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी, और कौन लगाते हैं, राष्ट्रपति। अगर ये लागू हो गई इमरजेंसी तो 60 दिन तक लागू रहेगी। तो वित्तीय आपातकाल कब लगता, वित्तीय आपातकाल के लिए शर्तें देख लो क्या है। अगर हमारे देश में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, जैसे 1991 में आ गई थी, तो उसमें ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और अगर उन्होंने एक बार घोषणा कर दी, एक बार लागू कर दिया वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर दी, तो 60 दिन के अंदर वो संसद से पास हो जानी चाहिए। यानी कि 2 माह के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों से उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। साधारण बहुमत, याद रखना, साधारण बहुमत से पास होनी चाहिए संसद के अंदर। साधारण बहुमत, यहाँ क्या आता, विशेष बहुमत, यहाँ साधारण बहुमत, और यहाँ भी साधारण बहुमत। यहाँ कितने दिन के अंदर कराना था, 30 दिन यानी कि 1 माह, यहाँ 60 दिन यानी कि 2 माह, और यहाँ 60 दिन यानी कि 2 महीने। तो समझ लो, इनसे कंपेयर करते रहो, तुम्हारी याद हो जाएगा ये। तो साधारण बहुमत, विशेष बहुमत। अगर एक बार ये 360 के आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई और संसद के दोनों सदनों से पास हो गई, तो फिर देखो क्या होगा। फिर तुम्हें इसे दोबारा किसी भी उससे पास कराने की जरूरत नहीं है, किसी भी सदन के, मतलब संसद के किसी भी सदन से पास कराने की जरूरत नहीं है, ये अपना आप ही चलती रहेगी। इसमें क्या हो रहा था, हर 6 माह के बाद, इसमें भी हर 6 माह के बाद फिर से संसद से पास कराना पड़ रहा था। इसमें ऐसा कुछ नहीं, एक बार अगर लागू हो गई, संसद से पास हो गई, संसद के दोनों सदनों से पास हो गई, तो फिर ये अनंत काल तक चलती रहेगी, है ना। तो ये तुम समझ लो, इसे फिर से संसद से पास नहीं कराना। देखो, अब मैंने तुम्हें ये तो बता दिया लगेंगे कैसे, 1 मिनट और ये और समझ लो। अगर हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लगता है तो क्या प्रभाव होते, जितने भी संवैधानिक पद हैं उनकी सबकी सैलरी या तो आधी कट हो जाती, या उनकी पूरी की पूरी सैलरी रोक दी जाती,
और हमारे देश में जो धन विधेयक है, अगर वो पारित होने वाला तो धन विधेयक को भी रोक दिया जाता। देखो, जब पैसे वाली प्रॉब्लम हो जाती है ना देश में, तब लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जैसे अभी श्रीलंका में देखा, इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी, तेल के लिए लाइन लग रही थी लंबी लंबी, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं बचा था दूसरे देश से तेल खरीदने के लिए। तो इस कंडीशन में लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। बस ये तुम समझ लो दोस्तों। ये और देख लो, ये आपातकालीन प्रावधान मैंने लगाने के प्रोविजन तो तुम्हें बता दिए। अब इसे हटेगा कैसे, ये और देख लो तुम। देखो, लोकसभा के अंदर कोई प्रस्ताव लाया जाए, लोकसभा इसे हटाने के लिए लोकसभा के अंदर साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव आता तो ये इमरजेंसी हट जाती है। यानी कि लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, साधारण बहुमत लगभग 51% सदस्यों ने कह दिया हाँ इसे हटा दो इमरजेंसी को, राष्ट्रपति इमरजेंसी हटा देंगे। कौन हटाएगा, याद रखना, राष्ट्रपति। लगाई किसने थी, राष्ट्रपति ने। इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, राष्ट्रपति को लगता कि वहां पे कंडीशन सही होगी, वहां पे इलेक्शन होने चाहिए, तो ये अपने आप हट जाती है, फिर राष्ट्रपति शासन अपने आप हट जाता है। इसके लिए कहीं से लोकसभा या राज्यसभा से पास कराने की जरूरत नहीं है। सेम कंडीशन इसमें है, इसमें भी कहीं से पास कराने की जरूरत नहीं, अपने आप ही हट जाता। बस एक चीज ये और समझना कि हमारे जो मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं वो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी से प्रभावित होते हैं। बाकी इनसे कुछ हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको फर्क पड़ता, और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे मौलिक अधिकारों पे। तो आई होप तुम्हें राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है, इमरजेंसी प्रोविजन है, वो समझ में आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी तुम्हारे मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।